स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कमेटी सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस इन ब्रिटेन। आप लोग ये टॉपिक जो है इससे कंसर्न जो भी प्रॉब्लम है वो बाद में ग्रुप पे पूछ सकते हो। और ये कमेटी सिस्टम और लॉ मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड आपको बी और सी सेक्शन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे कमेटी सिस्टम इंग्लैंड में किस तरह से काम करता है। तो ब्रिटेन में कमेटी सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटीज इसमें वर्क करती हैं, जिसमें सबसे पहली कमेटी है कमेटी ऑफ द होल हाउस। हिंदी में इसको कहते हैं संपूर्ण सदन की समिति। और दूसरा है स्टैंडिंग कमेटीज, इसको कहते हैं स्थायी समितियां। तीसरा है सिलेक्ट कमेटीज, इसे कहते हैं प्रवर समितियां। चौथा है सेशनल कमेटीज, इसे कहते हैं सत्रीय समितियां। और उसके बाद प्राइवेट बिल्स कमेटीज, निजी विधेयक समितियां। लास्ट है जॉइंट कमेटीज, संयुक्त समितियां। तो ये समितियां हैं जो इंग्लैंड में काम करती हैं। और इंग्लैंड में लॉ मेकिंग प्रोसेस में यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया में इन समितियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए हरमन फाइनर ने ये कहा था कि ब्रिटेन में वास्तव में व्यवस्थापन का कार्य, विधि निर्माण का कार्य 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतना अधिक बढ़ गया कि समितियों की महत्ता स्वतः ही स्थापित हो गई। तो 19वीं शताब्दी से व्यवस्थापन का कार्य ब्रिटेन में संसद के ऊपर इतना अधिक हो गया कि वो स्वतः ही समितियों के पास जाने लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण सदन की समिति। ये आपको ए सेक्शन में भी पूछा जा सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। संपूर्ण सदन की समिति ये एक ऐसी समिति होती है जिसमें कॉमन सभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं। और कॉमन सभा जब संपूर्ण समिति के रूप में बैठती है तो इसकी अध्यक्षता यानी इसे प्रिजाइड करने का काम चेयरमैन करता है, जिसे सभापति कहा जाता है। इसमें जब डिस्कशंस होते हैं तो कॉमन जो एक प्रोसेस होता है, कंगारू समापन, गिलोटीन समापन, यह सब प्रयोग में नहीं लाया जाता है। और वाद विवाद यानी डिस्कशन की प्रक्रिया इतनी लचीली होती है जिसके कारण समस्याओं को सुलझाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। संपूर्ण सदन की समिति के की पॉइंट्स हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। संपूर्ण सदन की समिति के रूप में कॉमन सभा ही बैठती है और इसमें सारे सदस्य प्रतिभाग करते हैं। और जब कॉमन सभा संपूर्ण समिति के रूप में बैठती है तो उस समय जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है संसद के कार्य संचालन की, उसको व्यवहार में नहीं लाया जाता है। यानी सामान्य समापन, गिलोटीन समापन, कंगारू समापन, ये सब प्रयोग में नहीं होते हैं। कार्य की विधि इतनी लचीली और सरल होती है कि निर्णय लेने में आसानी होती है। तो ये है आपकी संपूर्ण सदन की समिति, जो आपको ए सेक्शन में यानी 2 नंबर वाले में भी पूछ ली जाती है। दूसरा है स्थायी समितियां।
ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये समितियां तब तक रहती हैं जब तक कॉमन सभा का कार्यकाल रहता है, यानी सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आकार में ये बहुत बड़ी नहीं होती हैं और स्थायी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कॉमन सभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो चयन समिति होती है वह ही इसके सदस्यों को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस समिति में जो वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है, उसमें गिलोटीन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कंगारू समापन और गिलोटीन समापन, ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट है। कई बार ये 2 नंबर में भी आपको पूछ लिया जाता है। कंगारू समापन को जब अपनाया जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो उस समय किसी भी विधेयक के कुछ भाग या उपभाग चयन करके उन पर एक साथ बहस और मतदान करा लिया जाता है। और गिलोटीन को जब प्रयोग में लाया जाता है, गिलोटीन आपको कई बार पूछा गया है 2 नंबर वाले सेक्शन में, गिलोटीन को जब अपनाया जाता है संसद में और स्थायी समिति में, तो गिलोटीन की परिभाषा क्या है, इससे अभिप्राय क्या है। जब गिलोटीन प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो उस समय किसी भी विषय पर वाद विवाद करने का एक समय निर्धारित कर लिया जाता है और वह समय पूरा होने पर वाद विवाद समाप्त हो जाता है और उस विषय के ऊपर मतदान ले लिया जाता है कि उस भाग या उपभाग को स्वीकृत किया जाए या अस्वीकृत किया जाए। तो जैसे किसी भी विधेयक के कई पार्ट और कई सब पार्ट होते हैं, जैसे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और सब पार्ट जैसे 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, इस तरह से हिंदी में आप लोग बोल सकते हैं का, खा, गा, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तो कई बार ये सब पार्ट भी इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि सेपरेटली अलग अलग इनके ऊपर डिस्कशन होता है, समिति में भी और सदन में भी। और कई बार एक साथ कई भाग और उपभाग लेकर के उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। तो स्थायी समितियां बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है और स्थायी समितियां आकार में छोटी होती हैं। स्थायी समितियों के सदस्यों का जो चयन है वो चयन समिति के द्वारा किया जाता है। स्थायी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कॉमन सभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। स्थायी समिति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि कॉमन सभा का कार्यकाल होता है। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में जो संसद का निम्न सदन है कॉमन सभा, उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। तो इसी प्रकार स्थायी समितियों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। आगे चलकर हम बात करेंगे सिलेक्ट कमेटीज की, जिसको प्रवर समिति कहा जाता है। जैसे स्थायी समितियां नाम के अनुरूप स्थायी होती हैं और ये तब तक काम करती हैं जब तक कि कॉमन सभा काम करती है। लेकिन ये जो प्रवर समितियां होती हैं, सिलेक्ट कमेटीज होती हैं संसद की, ये अस्थायी होती हैं। इनका स्वरूप अस्थायी होता है, यानी जिस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए ये बनाई जाती है उस विषय पर विचार विमर्श करने के बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रवर समितियां बहुत शक्तिशाली भी होती हैं क्योंकि महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए ही ये अस्तित्व में आती हैं। इनका एक अध्यक्ष होता है, वह ही मीटिंग्स को प्रिजाइड करता है और अध्यक्ष का निर्वाचन समिति के सदस्य स्वयं अपने में से किसी एक को करके करते हैं या किसी एक को बनाते हैं। उसके बाद
अगली समिति है सत्रीय समितियां, सेशनल कमेटीज। नाम से ही स्पष्ट है कि ये सेशनल कमेटीज होती हैं, यानी जब सत्र चलता है संसद का तो उसी के साथ ये अस्तित्व में आती हैं और सत्र समाप्त होने के बाद ये इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। और प्रवर समितियों की तरह यह भी विशेष विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए अस्तित्व में आती हैं। सत्रीय समितियों के अंतर्गत ही चयन समिति होती है, विशेषाधिकार समिति होती है, सार्वजनिक लेखा समिति होती है, स्थायी आदेश समिति होती है और नियम व्यवस्थापन समिति होती है। तो ये सारी समितियां सेशनल कमेटीज के अंतर्गत ही आती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात आप लोगों को क्लियर कर दें कि जिनको भी नेट की प्रॉब्लम है, नेट की वजह से जूम क्लास वो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, आप इसको जब भी आपके यहाँ नेटवर्क आए आप इसको सुन लीजिए। और आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, आप उसे भी यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि आप लोग अनावश्यक न तो ही पोस्ट करिएगा कोई, न ही अनइम्पॉर्टेंट कोई पोस्ट भेजिएगा। आपको अगर कोई पोस्ट भेजनी है तो रेलेवेंट पोस्ट ही भेजिएगा और उसका रिस्पॉन्ड आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगली समिति है निजी विधेयक समितियां। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइवेट बिल्स कमेटीज। यह भी आकार में स्थायी समिति की तरह बहुत छोटी होती हैं और इसके सदस्यों का जो चयन है वो भी चयन समिति के द्वारा किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह समिति जो प्राइवेट बिल्स होते हैं उनको स्क्रूटनाइज करने के लिए, मतलब परीक्षण करने के लिए अस्तित्व में आती है। यह समिति जो है वो अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में भी काम करती है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध जो है वो प्राइवेट बिल्स कमेटीज के साथ है। आगे हम बात करेंगे लास्ट एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज संयुक्त समितियां। तो जो संयुक्त समिति होती है, नाम से ही स्पष्ट है, जो ज्वाइंट कमेटी होती है यह ब्रिटेन के संसद के दोनों सदनों को मिला करके बनाई जाती है और सामान्यतः इस समिति का जो सभापति होता है, चेयरमैन होता है, वो कोई पीयर ही होता है, यानी लॉर्ड सभा का कोई सदस्य। याद रखिएगा कि लॉर्ड सभा के मेंबर्स को पीयर बोला जाता है या लॉर्ड्स बोला जाता है। तो जो लॉर्ड सभा का सदस्य होता है वही ही सामान्यतः इसका सभापति होता है। तो कभी कभी किसी विशेष जनहित के विषय पर विचार विमर्श करने के लिए ये संयुक्त समिति अस्तित्व में आती है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, समिति अवस्था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो संसद की समितियां हैं ब्रिटेन में आपको स्पेशली बी सेक्शन में कई बार पूछी गई हैं और समिति की महत्ता आप हरमन फाइनर की कोटेशन से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। हम आपको समितियों के नाम बता दें: कमेटी ऑफ द होल हाउस, संपूर्ण सदन की समिति, स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समितियां, सिलेक्ट कमेटीज, प्रवर समितियां, सेशनल कमेटीज, सत्रीय समितियां, प्राइवेट बिल्स कमेटीज, निजी विधेयक समितियां से होता है वही ही सामान्यतः इसका सभापति होता